अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हम मॉलिक्यूलर सिव क्रोमेटोग्राफी और आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी पर। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी कैसे काम करता है, किस प्रिंसिपल पर काम करता है, वो समझने से पहले हम कुछ और बातें जान लेते हैं, ठीक, जिसके ज़रिए हमें एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी समझना आसान हो जाएगा। बच्चों, कुछ बायोमॉलिक्यूल्स ऐसे हैं, कुछ बायोमॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो किसी और मॉलिक्यूल के साथ स्पेसिफिक नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस करते हैं। ठीक, कुछ बायोमॉलिक्यूल्स किसी और मॉलिक्यूल के साथ स्पेसिफिक नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस करते हैं। इन स्पेसिफिक नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस की वजह से ये बायोमॉलिक्यूल्स किसी और मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक, उस अट्रैक्शन को हम कहते हैं बच्चों एफिनिटी। एफिनिटी यानी क्लोजनेस पैदा हो जाती है, यानी कुछ नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस की वजह से बायोमॉलिक्यूल्स का किसी और मॉलिक्यूल के साथ उनके दरमियान क्या होती है, एक एफिनिटी जनरेट होती है, एक क्लोजनेस जनरेट होती है, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होती हैं, आपस में बाइंड होती है। मैं फिर एक बार दोहराता हूँ, कुछ बायोमॉलिक्यूल्स किसी और एक मॉलिक्यूल के साथ नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस के ज़रिए आपस में जुड़ा रहता है, आपस में बाइंड होती है। तो जुड़ेंगे तब जब उनके दरमियान एक एफिनिटी, एक क्लोजनेस जो है वो जनरेट होती है। तो पहले इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान यानी बायोमॉलिक्यूल्स और कुछ और मॉलिक्यूल्स के दरमियान नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस होती है। उन नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस की वजह से उनके दरमियान एक एफिनिटी, एक क्लोजनेस जनरेट होती है। इस एफिनिटी की वजह से ये मॉलिक्यूल्स आपस में बाइंड हो जाती है, आपस में कंबाइन हो जाती है। ठीक है बच्चों, ये आपको जहन में रखना है। तो ये नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस होते क्या हैं, इस पर थोड़ा सा एक हल्का सा नज़र मार लेते हैं। बच्चों, नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस जो है वीक इंटरेक्शंस होती है, वीक बॉन्ड्स होते हैं किनके दरमियान, मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के दरमियान। कोवेलेंट बॉन्डिंग तो आपको मालूम है स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, लेकिन कोवेलेंट बॉन्डिंग के कंपैरिजन में ये जो नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस है बहुत कमज़ोर बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, कमज़ोर इंटरेक्शंस होते हैं। तो इन कमज़ोर इंटरेक्शंस में, इन वीक इंटरेक्शंस में, जिनको हम नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस कहते हैं, शामिल हैं बच्चों आयोनिक इंटरेक्शन, जिसको हम पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन भी कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन भी इसको कह सकते हैं, और इसको साल्ट ब्रिज भी कहते हैं। साल्ट ब्रिज। ठीक, तो दो अपोजिटली चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स का आपस में बॉन्डिंग होती है, ठीक, इन आयोनिक इंटरेक्शंस की वजह से। एक और नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन है बच्चों हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, यानी जब दो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स या दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, जैसे ये दो हैं, आपस में पास में आ जाते हैं, तो इनके दरमियान भी एक हल्का सा अट्रैक्शन पैदा हो जाती है। उस हल्के अट्रैक्शन को हम हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन कहते हैं। तो जब भी दो नॉन पोलर सबस्टेंस या नॉन पोलर मॉलिक्यूल आपस में आ जाते हैं, ठीक है, तो वाटर जो है वो एक्सक्लूड हो जाती है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स हाइड्रोफोबिक होती है, ये वाटर से दूर भागते हैं और आपस में इंटरेक्ट करता है। इस किस्म के इंटरेक्शन को हम हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन कहते हैं। आपको वैसे ये मालूम होंगे। और एक नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन है बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, तो जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में पास में आ जाते हैं तो उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं,
लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कुछ अपना एक ख़ास क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया क्या है बच्चों, हल्का सा आपको बता दूं कि उस मॉलिक्यूल में जो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, एक चीज़ ये होनी चाहिए कि उनमें एक हाइड्रोजन होनी चाहिए। वो हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच होनी चाहिए, मगर कोवलेंट बॉन्ड के साथ। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन, जैसे आपको यहाँ पर दिखाता हूँ मैं, ये हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ अटैच है मगर कोवलेंट बॉन्ड के साथ, ठीक है। लेकिन इसी हाइड्रोजन के नज़दीक एक और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो इस ऑक्सीजन पर इस ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक। जब भी दो ऐसे मॉलिक्यूल आपस में क्लोज में आ जाएं, एक के पास हाइड्रोजन हो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच मगर कोवलेंट बॉन्ड के साथ, उस हाइड्रोजन के साथ नज़दीक में और एक मॉलिक्यूल हो जिस पर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के साथ, तो उस हाइड्रोजन और उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ एक बॉन्डिंग बनेगा। उस बॉन्डिंग को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है बच्चों, इस हाइड्रोजन पर एक पार्शल पॉजिटिव चार्ज चढ़ जाती है और इस ऑक्सीजन पर या एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उसके पास में हो उस पर एक हल्का सा नेगेटिव चार्ज चढ़ जाती है। तो इस हल्का नेगेटिव हल्का पॉजिटिव के दरमियान एक वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन जो है या वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो है वो पैदा हो जाती है। इसी वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो जब भी दो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने वाले ग्रुप्स होंगे तो उनके दरमियान एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एक नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन है, वीक इंटरेक्शन है, ठीक है बच्चों। एक और नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन है बच्चों जिसको हम वान डर वाल फोर्स कहते हैं। वान डर वाल इंटरेक्शन भी कहते हैं, वान डर वाल फोर्स भी कहते हैं। ये भी इन सब से जो एक वीक या हम कहेंगे सबसे वीकेस्ट ये नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस में से एक सबसे वीकेस्ट बॉन्ड बनता है वान डर वाल फोर्स। तो ये भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान बनते हैं। तो इन नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस के ज़रिए से, जिसमें शामिल है वान डर वाल फोर्सेस, आयोनिक इंटरेक्शन, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इन सब नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस के ज़रिए जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं कुछ बायोमॉलिक्यूल्स दूसरे किसी मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करता है। क्या करता है? इंटरेक्शन करता है, जिसकी वजह से इनका आपस में एक एफिनिटी जो है प्रोड्यूस होती है या जनरेट होती है। इसी एफिनिटी की वजह से इनका आपस में बाइंडिंग होती है, ठीक है बच्चों। ओके, ये आप समझ गए। ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ पर ये चीज़ आपको और एक दिखाता हूँ बच्चों कि आपने डीएनए में बेस पेयरिंग तो देखी होगी। वहाँ पर आपने देखा है कि जो एडेनिन है वो थायमिन के साथ बेस पेयरिंग करता है थ्रू 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, वो आपने देखा है आपने। तो यहाँ पर एक अनयूजुअल बेस पेयरिंग मैं आपको दिखाता हूँ बच्चों, एडेनिन का यूरासिल के साथ, ठीक। तो यहाँ ये भी आपको बता दूँ, ये जो यूरासिल है थायमिन से काफ़ी मिलता जुलता इसका स्ट्रक्चर है। थायमिन में क्या होता है बच्चों, ये जो यूरासिल यहाँ आपको दिखाई देता है ना, इस यूरासिल के इस कार्बन पर अगर हम एक मिथाइल ग्रुप जोड़ देंगे, यूरासिल के इस कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप जोड़ देंगे तो ये बन जाता है थायमिन। तो थायमिन और यूरासिल में एक मिथाइल ग्रुप का फ़र्क है, ठीक है। बाकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ग्रुप्स है वो यूरासिल और थायमिन में सेम है। इसलिए एडेनिन जो है थायमिन के साथ ही नहीं बल्कि एडेनिन जो है ये यूरासिल के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। इसका आपको आगे यूज़ नज़र आएंगे, ठीक है। ओके बच्चों, तो यहाँ पर भी आपको देखो ये हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ कोवलेंट लिंक है, साथ में एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। सिमिलरली यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, इसलिए एडेनिन का यूरासिल के साथ भी 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ लिंकेज है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इन इंट्रैक्शंस के ज़रिए बाइंडिंग हो जाती है, ठीक है बच्चों।
इसके साथ इन नॉन कोलन इंटरेक्शन के साथ साथ कुछ मॉलिक्यूल्स के दरमियान कुछ बायोमॉलिक्यूल्स का किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ शेप में भी कॉम्प्लीमेंट्रिटी होती है। ठीक है, उनके शेप भी कॉम्प्लीमेंट्री होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ आपको ये जो एंजाइम है, एक मॉलिक्यूल है, एक बायोमॉलिक्यूल है। ठीक है, किसी और मॉलिक्यूल के साथ, जैसे यहाँ पर है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये बायोमॉलिक्यूल है, हमारा बायोमॉलिक्यूल। ठीक है, तो इनका आपस में क्या रिलेशन है? इनकी शेप में कॉम्प्लीमेंट्रिटी है, यानी इन दो मॉलिक्यूल्स के शेप जो है वो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे में फिट हो सकते हैं। देखो यहाँ पर, ठीक। तो शेप में कॉम्प्लीमेंट्री होना, शेप में कॉम्प्लीमेंट्रिटी भी एक वजह बनता है एक मॉलिक्यूल का किसी और एक मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन करना। तो नॉन कोलन इंटरेक्शंस के अलावा, ठीक है, शेप में कॉम्प्लीमेंट्रिटी होना भी एक वजह बनता है एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ एफिनिटी के लिए। तो एफिनिटी सिर्फ नॉन कोलन इंटरेक्शंस के ही ज़रिए ही नहीं बनता, बल्कि उनकी शेप कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से भी उनके दरमियान एफिनिटी पैदा हो जाती है। तो कभी कभार शेप में कॉम्प्लीमेंट्रिटी भी होती है और साथ साथ में इनके दरमियान इंटरेक्शन करने में नॉन कोलन इंटरेक्शंस भी शामिल होती हैं। ठीक है, सभी शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ पर बात ये निकल के सामने आया बच्चों, ये हमको समझ आया कि एक बायोमॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है, एफिनिटी प्रोड्यूस होती है, जनरेट होती है, या उनकी शेप कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से, या उनके दरमियान नॉन कोलन इंटरेक्शंस होने की वजह से। ठीक है, तो यही मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के दरमियान एफिनिटी जो है, यही बुनियाद बनता है बच्चों किसका? एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का। अब हम देखेंगे बच्चों कि वो कौन से बायोमॉलिक्यूल्स हैं जो किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करता है थ्रू नॉन कोलन इंटरेक्शंस या थ्रू शेप कॉम्प्लीमेंट्रिटी। तो उन मॉलिक्यूल्स में शामिल हैं बच्चों एंजाइम्स। तो एक पर्टिकुलर एंजाइम किसी एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ इंटरेक्ट करता है, एक पर्टिकुलर एंजाइम किसी एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होती है, या हम यूँ कहें कि एक एंजाइम का किसी एक सबस्ट्रेट के साथ एफिनिटी होती है, और ये एफिनिटी बिटवीन द एंजाइम एंड द सबस्ट्रेट जनरेट होता है बच्चों थ्रू नॉन कोलन इंटरेक्शंस एंड थ्रू शेप कॉम्प्लीमेंट्रिटी। जैसे यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो एंजाइम, इस एंजाइम का अपने सबस्ट्रेट के साथ, ये मॉलिक्यूल, ये एक सबस्ट्रेट भी हो सकता है या एक सबस्ट्रेट जैसा मॉलिक्यूल भी हो सकता है, यानी शक्ल में सबस्ट्रेट जैसा, उसको हम सबस्ट्रेट एनालॉग कहते हैं। तो एक एंजाइम और एक सबस्ट्रेट या सबस्ट्रेट एनालॉग के साथ शेप में कॉम्प्लीमेंट्रिटी होती है, यानी इनकी शेप जो है कॉम्प्लीमेंट्री होती है, या यूँ कहेंगे कि ये जो सबस्ट्रेट है इस एंजाइम में फिट हो सकते हैं। इस शेप कॉम्प्लीमेंट्रिटी के साथ साथ इस सबस्ट्रेट और इस एंजाइम के दरमियान नॉन कोलन इंटरेक्शंस भी होते हैं, यानी सबस्ट्रेट और एंजाइम में कुछ ऐसे ग्रुप्स भी होते हैं जो नॉन कोलन इंटरेक्शंस में शामिल होते हैं, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन में, या आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो सबस्ट्रेट और एंजाइम के दरमियान शेप में भी कॉम्प्लीमेंट्रिटी हो सकती है और नॉन कोलन इंटरेक्शंस भी इनके दरमियान हो सकता है। तो इन्हीं दो चीज़ों के ज़रिए एक एंजाइम का अपने सबस्ट्रेट के साथ एफिनिटी होती है, एक पर्टिकुलर एंजाइम एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो सकती है। सिमिलरली एक हार्मोन एक पर्टिकुलर रिसेप्टर के साथ बाइंड होती है, ठीक है, उनमें भी शेप में भी कॉम्प्लीमेंट्रिटी होती है और उनमें भी नॉन कोलन इंटरेक्शंस होती है। उसी तरह से एक एंटीबॉडी किसी एक स्पेसिफिक एंटीजन के साथ भी इसी तरीके का रिलेशन होती है, यानी उनमें शेप में भी कॉम्प्लीमेंट्रिटी होती है और उनमें भी
नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस होती है। तो यही एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो एफिनिटी जनरेट होती है बच्चों, यही बुनियाद बनता है क्या ये एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का। तो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यही बुनियाद है, इसी प्रिंसिपल पर एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी जो है काम करता है। अब एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल जो है यहाँ आपको लिख कर रखा है, इसको पढ़कर भी आप समझ सकते हैं। सर्टेन बायोमोलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व्ड इन स्पेसिफिक नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस विद अदर मॉलिक्यूल्स, जिनको हम लाइगेंड कहते हैं। यानी एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के ज़रिए हम कुछ ख़ास बायोमोलिक्यूल्स हम सेपरेट करना चाहते हैं। तो जिन बायोमोलिक्यूल्स को हम सेपरेट करना चाहते हैं उनको हम टारगेट मॉलिक्यूल्स कहते हैं या मॉलिक्यूल ऑफ इंटरेस्ट कह सकते हैं। वो मॉलिक्यूल्स जिन दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होती है, इंटरेक्ट करता है, उन मॉलिक्यूल्स को हम लिगैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइगेंड। तो वो बायोमोलिक्यूल्स जिनको हम सेपरेट करना चाहते हैं, वो किसी और एक मॉलिक्यूल के साथ स्पेसिफिकली इंटरेक्ट करता है, उन मॉलिक्यूल्स को हम लाइगेंड कहते हैं। तो यहाँ ये लाइगेंड वाला जो टर्म है वो हमको आगे भी यूज़ होगा बच्चों, ठीक है। तो आपको याद रखना ये है कि लाइगेंड वो मॉलिक्यूल है जिसके साथ हमारे मॉलिक्यूल ऑफ इंटरेस्ट क्या करेगा? बाइंड होगी, स्पेसिफिकली बाइंड होगी। तो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी जो है ये एक्सप्लॉइट करता है, ये यूज़ करता है, किस चीज़ को यूज़ करता है? इंटरेक्शन एंड कॉन्सिक्वेंट एफिनिटी, यानी इंटरेक्शन और उससे पैदा होने वाली एफिनिटी। जब इंटरेक्शन होगी तभी तो एफिनिटी पैदा होगी, ठीक है। तो इंटरेक्शन एंड कॉन्सिक्वेंट एफिनिटी किसका? एक मैक्रो मॉलिक्यूल का अपने करेक्टरिस्टिक लाइगेंड के साथ। तो एक मॉलिक्यूल का अपने लाइगेंड के साथ जो एफिनिटी पैदा होती है उनके दरमियान होने वाली नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस के ज़रिए उस एफिनिटी को एक्सप्लॉइट करते हैं, उस एफिनिटी को यूज़ करते हैं एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। जैसे हर किस्म के जो क्रोमेटोग्राफी है टेक्निक, कोई ना कोई जो चीज़ है वो एक्सप्लोर करती है। जैसे आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में चार्ज एक्सप्लोर होती है, चार्ज के ज़रिए जो है चीज़ें सेपरेट होती है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में। सिमिलरली मॉलिक्यूलर सी क्रोमेटोग्राफी में साइज़ ऑफ द मॉलिक्यूल जो है वो एक्सप्लोर हुआ, वो यूज़ हुआ, यानी मॉलिक्यूल्स सेपरेट हुए ऑन द बेसिस ऑफ साइज। उसी तरह से एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में जो चीज़ों की सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन होगी उसके लिए एक्सप्लॉयड होगा क्या? इंटरेक्शंस बिटवीन द मैक्रोमोलिक्यूल एंड द लाइगेंड, या हम कह सकते हैं उस इंटरेक्शन से पैदा होने वाली एफिनिटी बिटवीन द मैक्रोमोलिक्यूल एंड लाइगेंड। तो इस तरह से प्रिंसिपल ऑफ एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी ये हुआ बच्चों कि एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में चीज़ें सेपरेट होती है और प्यूरिफाई होती है ऑन द बेसिस ऑफ एफिनिटी बिटवीन मैक्रोमोलिक्यूल एंड द लाइगेंड, और एफिनिटी जनरेट होती है ड्यू टू नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस एंड शेप कॉम्प्लीमेंट्रिटी, ठीक है बच्चों। इसी तरह से आपने समझ लिया कि प्रिंसिपल ऑफ एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी क्या है, ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे बच्चों एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में कॉलम में कौन से मटेरियल्स यूज़ होती है। पहले बात करते हैं कॉलम में जो मैट्रिक्स यूज़ होते हैं उसके बारे में। जो सॉलिड मैट्रिक्स कॉलम में यूज़ होता है जिसको हम सपोर्ट मटेरियल भी कहते हैं, वो नेचुरल भी हो सकता है बच्चों, जैसे सेलुलोस, एगरोस, डेक्सट्रोस वगैरह। ये सिंथेटिक भी हो सकता है जैसे पॉलीमेथाक्राइलेट, पॉलीस्टायरीन, पॉलीएक्राइल अमाइड एट्सेट्रा। ये इनऑर्गेनिक भी हो सकता है जैसे पोरस सिलिका या गिलास बीड्स वगैरह। तो ये था सॉलिड मैट्रिक्स किसमें? कॉलम में। अब इस कॉलम में जो सॉलिड मैट्रिक्स हमने डाल दिया, उस मैट्रिक्स के साथ अब एक लाइगेंड फिक्स करनी है। ये तो मैट्रिक्स हो गया, इस मैट्रिक्स के साथ एक लाइगेंड फिक्स करनी है, उसको हम कहते हैं बच्चों एफिनिटी लाइगेंड। तो लाइगेंड क्या चीज़ है? लाइगेंड वो मॉलिक्यूल है जिसके साथ हमारा जो
मॉलिक्यूल ऑफ इंटरेस्ट है या जिस बायो मॉलिक्यूल को हमको सेपरेट करनी है वो बाइंड हो सके। तो हमारे मॉलिक्यूल ऑफ इंटरेस्ट की बाइंडिंग के लिए, स्पेसिफिक बाइंडिंग के लिए एक ख़ास मॉलिक्यूल चाहिए। उस मॉलिक्यूल को हम एफिनिटी लाइगैंड कहते हैं। तो उस लाइगैंड को हमें फिक्स करना पड़ेगा इस मैट्रिक्स के साथ। जो मैट्रिक्स है इसके साथ लाइगैंड को फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, या हम कह सकते हैं उसको इमोबिलाइज करनी पड़ेगी। किसको? लाइगैंड को। तो जैसे आपने देखा था आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में मैट्रिक्स के साथ हमने एक आयन एक्सचेंजर यानी एक नेगेटिव या पॉजिटिवली चार्जड फंक्शनल ग्रुप जोड़ा था कोवैलेंटली। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में जो मैट्रिक्स होती है कॉलम में, उसके साथ फिक्स किया जाता है कोवैलेंटली, जो लिंक किया जाता है एक मॉलिक्यूल जिसको हम एफिनिटी लाइगैंड कहते हैं। तो ये मैट्रिक्स के साथ लाइगैंड जोड़ने के दो तरीके हैं बच्चों। एक ये कि हम इस लाइगैंड को डायरेक्टली मैट्रिक्स के साथ जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने जो रेड लाइन बनाई उसके साथ मैं आप दिखाता हूँ। मान लो ये है लाइगैंड, ये लाइगैंड है एल। इस लाइगैंड को इस मैट्रिक्स के साथ डायरेक्टली भी जोड़ सकता है। ठीक है, ओके। अगर डायरेक्ट जोड़ेंगे लाइगैंड को मैट्रिक्स के साथ तो एक प्रॉब्लम आता है। तो क्या प्रॉब्लम आता है? इस लाइगैंड के साथ हमारे मॉलिक्यूल ऑफ इंटरेस्ट बाइंड होनी है। तो मान लो ये दिखाता हूँ मैं, हमारी मॉलिक्यूल ऑफ इंटरेस्ट बाइंड हो गई इसके साथ, लाइगैंड के साथ। तो जब इस लाइगैंड के साथ जिसको हमने डायरेक्टली मैट्रिक्स के साथ जोड़ दिया, उस लाइगैंड के साथ जब हमारी मॉलिक्यूल ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, हम यहाँ एम लिखेंगे मैक्रो मॉलिक्यूल, इसको इसके साथ जोड़ दिया लाइगैंड के साथ, ये मैक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है, ये इसके साथ बाइंड हो गया। तो ये मैक्रो मॉलिक्यूल लाइगैंड और मैट्रिक्स दोनों के साथ बाइंड होती है। देखना आप यहाँ पर ये साइड जो है लाइगैंड के साथ बाइंड हुआ और ये हिस्सा जो है कुछ हिस्सा इसका मैट्रिक्स के साथ भी बाइंड होती है। तो मैट्रिक्स के साथ बाइंडिंग होने की वजह से ये मैक्रो मॉलिक्यूल या ये मॉलिक्यूल ऑफ इंटरेस्ट जिनको हमें अलग करनी है, ये प्रॉपर बाइंडिंग नहीं होता लाइगैंड के साथ। ठीक है, ये मैट्रिक्स उसको रोकता है लाइगैंड के साथ सही बाइंडिंग होने से। उसको हम कहते हैं बच्चों स्टीरिक हिंड्रेंस। स्टीरिक हिंड्रेंस, एक हिंड्रेंस पैदा होती है, एक रिकॉर्ड पैदा होती है इसकी बाइंडिंग की। किसकी बाइंडिंग की? मैक्रो मॉलिक्यूल या हमारे मॉलिक्यूल ऑफ इंटरेस्ट की लाइगैंड के साथ बाइंडिंग में एक हिंड्रेंस पैदा होती है, उसको हम स्टीरिक हिंड्रेंस कहते हैं। स्टीरिक हिंड्रेंस। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम लाइगैंड को मैट्रिक्स के साथ डायरेक्टली जोड़ देंगे, इमोबिलाइज करेंगे, तब मैक्रो मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल ऑफ इंटरेस्ट लाइगैंड के साथ सही तरह से बाइंड नहीं हो पाता ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, इस स्टेरिक हिंड्रेंस को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, एक ख़ास तरीका है वो कि जो मैट्रिक्स है, मान लो ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के साथ एक और मॉलिक्यूल जोड़ा जाता है, इसको हम कहते हैं स्पेसर आर्म। ये एक आर्म जोड़ा जाता है, इसको स्पेसर आर्म कहते हैं। इस स्पेसर आर्म के साथ फिर हम लाइगैंड जोड़ देते हैं। तो ये है लाइगैंड। तो लाइगैंड और मैट्रिक्स, ये है लाइगैंड, ये हमारा मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स और लाइगैंड के बीच में एक डिस्टेंस मेंटेन हो गया। ठीक है, एक स्पेस बन गया। तो एक मॉलिक्यूल के ज़रिए स्पेस बन गया, इसको हम स्पेसर आर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेसर आर्म। इस स्पेसर आर्म के ज़रिए लाइगैंड को मैट्रिक्स से दूर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है, जब भी हमारे मॉलिक्यूल ऑफ इंटरेस्ट या मैक्रो मॉलिक्यूल इस लाइगैंड के साथ बाइंड होगी, इंटरेक्ट करेगा, तो वो सही तरीके से इंटरेक्ट कर पाएंगे। ये जो हमारा मॉलिक्यूल ऑफ इंटरेस्ट है लाइगैंड के साथ सही इंटरेक्शन कर पाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक। तो यहाँ पर अब स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं होगी क्योंकि लाइगैंड जो है मैट्रिक्स से काफ़ी दूर रखा गया है विद द हेल्प ऑफ ए स्पेसर आर्म। तो ये तीन चीज़ें यहाँ पर आपको समझना है। एक तो सॉलिड मैट्रिक्स आपने समझ लिया, एक एफिनिटी लाइगैंड। इन लाइगैंड क्या है? ये एक मॉलिक्यूल है दैट बाइंड्स टू द स्पेसिफिक टारगेट मॉलिक्यूल। जो हमारे टारगेट मॉलिक्यूल हमारे मॉलिक्यूल ऑफ इंटरेस्ट के साथ बाइंड होगी, मगर रिवर्सिबली। तो ये रिवर्सिबली आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। लाइगैंड के साथ ये मैट्रिक्स, ये लाइगैंड, इस लाइगैंड के साथ हमारे मॉलिक्यूल ऑफ इंटरेस्ट जो है वो टेम्पररी बाइंडिंग होनी चाहिए।
ठीक है, परमानेंट बाइंडिंग नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हमको ज़रूरत पड़े तो ये जो हमारे मॉलिक्यूल ऑफ इंटरेस्ट इनको हमको अलग करना है इस लिगैंड से। ठीक है, तो परमानेंट बाइंडिंग नहीं होना चाहिए इस मॉलिक्यूल ऑफ इंटरेस्ट और लिगैंड के बीच में। ठीक है, ये रिवर्सिबली बाइंड होना चाहिए ताकि ये बाद में अलग भी किया जा सके। ठीक है बच्चों, इसलिए कहते हैं हम लिगैंड वो मॉलिक्यूल है जिसके साथ हमारे टारगेट मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल ऑफ इंटरेस्ट रिवर्सिबली बाइंड हो। ठीक है, और इस लिगैंड को हम कोवैलेंटली लिंक करते हैं किसके साथ? मैट्रिक्स के साथ। ये तो आपने समझ लिया है। अब तीसरी चीज़ यहाँ पर एक है स्पेसर आर्म। तो स्पेसर आर्म का क्या फंक्शन रहता है? इट क्रिएट्स ए स्पेस बिटवीन द मैट्रिक्स एंड लिगैंड। लिगैंड और मैट्रिक्स के दरमियान एक स्पेस क्रिएट करता है। क्यों? ऐसा करने से क्या होते हैं? क्योंकि इससे इट प्रोवाइड्स बेटर इंटरेक्शन बिटवीन द लिगैंड एंड द टारगेट। लिगैंड और टारगेट मॉलिक्यूल के दरमियान एक बेटर इंटरेक्शन देता है बाय ओवरकमिंग स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस को अवॉइड करता है। ठीक है, जो हो सकता था जब लिगैंड को हम डायरेक्टली मैट्रिक्स के साथ अटैच करता। तो यही दो सिचुएशन यहाँ आपको दिखाया गया है बच्चों। ये जो ऊपर वाला सिचुएशन है इसमें आप देखो मैट्रिक्स के साथ, ठीक है, आपको जो ब्लू में दिखाया गया है ये लिगैंड है। तो लिगैंड और मैट्रिक्स के दरमियान एक स्पेसर आर्म भी आपको दिखाई दे रहा है, स्पेसर आर्म। ठीक है, लेकिन जो दूसरा सिचुएशन यहाँ पर है जिसको मैंने मार्क किया है इसमें आप देखना मैट्रिक्स के साथ डायरेक्टली ये लिगैंड जोड़ दिया गया है, ब्लू स्ट्रक्चर। तो जिसकी वजह से जो हमारा येलो पोर्शन है, जो येलो मॉलिक्यूल है वो हमारा मॉलिक्यूल ऑफ इंटरेस्ट है या टारगेट मॉलिक्यूल है, वो इस मैट्रिक्स के साथ भी बाइंड होता है। इस तरह से यहाँ पर देखो प्रॉपर बाइंडिंग नहीं हुआ है, यहाँ स्पेस रह गया है। यानी यहाँ जो ब्लू पोर्शन है लिगैंड और येलो पोर्शन जो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है उसके दरमियान आप देखो यहाँ वाइट जगह रह गया है, यानी बाइंडिंग सही नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखो टाइट बाइंडिंग है। तो सही बाइंडिंग किसका? लिगैंड का टारगेट मॉलिक्यूल के साथ तब होगी जब मैट्रिक्स से लिगैंड को दूर रखे विद द हेल्प ऑफ ए स्पेसर आर्म। लेकिन अगर ऐसा नहीं करेंगे, जैसे इस सिचुएशन में आप देखो यहाँ पर एक स्टेरिक हिंड्रेंस पैदा होती है जिसकी वजह से लिगैंड और मैक्रो मॉलिक्यूल के दरमियान या टारगेट मॉलिक्यूल के दरमियान बाइंडिंग सही नहीं होता। अब हम बात करने वाले हैं बच्चों एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी की प्रोसेस के बारे में। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में जो पहला प्रोसेस होगा वो होगा बच्चों इक्विलिब्रेशन। ये इक्विलिब्रेशन वाला प्रोसेस जो है हर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का पहला प्रोसेस होता है। तो इक्विलिब्रेशन में करते हैं क्या है? इक्विलिब्रेशन में हम कॉलम को तैयार करता है, जो कॉलम है इसको हम रेडी करता है। अब यहाँ पर क्या करते हैं एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के दौरान? हम एक बफर, जिसको हम इक्विलिब्रेशन बफर भी कह सकते हैं या आप बाइंडिंग बफर भी आप कह सकते हैं, इसको पास करते हैं इस कॉलम के थ्रू। तो जब ये बफर इस कॉलम के थ्रू पास होगी तो ये बफर इस कॉलम की कंडीशन को ऐसा बनाएगा, इस कॉलम की कंडीशन को ऐसा बनाएगा जिसमें जो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल होंगे, जो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक, वो इन लिगैंड के साथ प्रॉपरली बाइंड होगा। यानी टारगेट मॉलिक्यूल्स का लिगैंड के साथ प्रॉपर बाइंडिंग के लिए जो कंडीशन चाहिए वो कंडीशन बनाएगा इक्विलिब्रेशन के दौरान। ठीक है, इक्विलिब्रेशन के दौरान वो कंडीशन जो है तैयार हो जाएगी। किसके ज़रिए? इस इक्विलिब्रेशन बफर के ज़रिए। अब हमने इक्विलिब्रेशन बफर पास किया तो अब ये कॉलम जो है तैयार है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट स्टेप आती है वो आता है बच्चों सैंपल एप्लीकेशन। अब इस इक्विलिब्रेटेड कॉलम के थ्रू हम एक मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूल्स को पास करते हैं। मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूल्स में वो मिक्सचर जिसमें कई किस्म के मॉलिक्यूल्स होंगे और उनमें हमारा टारगेट मॉलिक्यूल भी होंगे। जो हमारे टारगेट मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हमें सेपरेट करना है वो भी इस मिक्सचर में शामिल हैं। अब यहाँ पर आपको शेप कम्प्लीमेंट्रिटी के ज़रिए आप समझ सकते हो कि इनमें से इस मिक्सचर में से कौन सा मॉलिक्यूल इस इमोबिलाइज्ड या फिक्स्ड लिगैंड के साथ बाइंड हो सकती है। तो यहाँ देखना बच्चों, हमारा जो लिगैंड है यहाँ पर जो ब्लू कलर में ये दिखाई दे रहा है, इनकी शेप है डायमंड शेप। तो इस डायमंड शेप के साथ कौन सा मॉलिक्यूल कंबाइन हो सकता है आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, ये जो ऑरेंज कलर के मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों, इनकी शेप जो है कम्प्लीमेंट्री है इस लिगैंड से।
तो ये इनके साथ बाइंड होगी। बाकी जो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर, जैसे पर्पल कलर के, रेड कलर के, ग्रीन कलर के, इनकी शेप जो है इस लिगैंड से कम्प्लीमेंट्री नहीं है, तो वो कहेंगे हम उनको अनबाउंड मॉलिक्यूल्स। तो अनबाउंड मॉलिक्यूल्स बाहर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है, आप इसको पढ़ के भी समझ सकते हो। ठीक है, यहाँ लिखा है स्पेसिफिक टारगेट मॉलिक्यूल्स, है ना, बाइंड्स रिवर्सिबली टू द इमोबिलाइज्ड लिगैंड। वो रिवर्सिबली बाइंड होगी। रिवर्सिबली इसलिए क्योंकि उसको अलग भी होना है। जो अनबाउंड लिगैंड्स, अनबाउंड मॉलिक्यूल्स हैं, अनबाउंड जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वॉश हो जाएंगे आउट ऑफ द कॉलम। ठीक है, जो आपको बताया गया। अब देखो बच्चों, जब हमने सैंपल को अप्लाई किया तो हुआ क्या, जो टारगेट मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो लिगैंड के साथ बाइंड हो गया, और जो बाकी अनबाउंड मॉलिक्यूल्स हैं वो वॉश हो गए। ठीक है, ओके। अब बारी है बच्चों, अब कॉलम में तो सिर्फ हमारे टारगेट मॉलिक्यूल्स ही हैं। अब उनको हमको बाहर सेपरेट करनी है, उनको आप इल्यूट करनी है, जिसको हम इल्यूशन कहते हैं, इल्यूशन ऑफ टारगेट मॉलिक्यूल। ये टारगेट मॉलिक्यूल जो हमें चाहिए उसकी इल्यूशन कैसे हो। तो टारगेट मॉलिक्यूल्स की इल्यूशन के मेनली दो तरीके हैं। ये आप समझ लेना। एक तरीका बच्चों स्पेसिफिक है, इल्यूशन करने का एक तरीका स्पेसिफिक है, और दूसरा जो है नॉन स्पेसिफिक है। एक तरीका स्पेसिफिक है, दूसरा तरीका नॉन स्पेसिफिक है। तो स्पेसिफिक तरीके को हम स्पेसिफिक इल्यूशन कहते हैं, नॉन स्पेसिफिक तरीके को नॉन स्पेसिफिक इल्यूशन कहते हैं। तो नॉन स्पेसिफिक वाले की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम देखेंगे ये स्पेसिफिक इल्यूशन। स्पेसिफिक इल्यूशन में भी दो तरीके हैं। स्पेसिफिक इल्यूशन में भी दो तरीके हैं। एक तरीका है बच्चों इल्यूशन बाय कंपीटिंग मॉलिक्यूल। इल्यूशन बाय कंपीटिंग मॉलिक्यूल ये स्पेसिफिक इल्यूशन का एक तरीका है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम एक ऐसे मॉलिक्यूल को चुनते हैं, जिसकी एफिनिटी लिगैंड के साथ ज़्यादा हो हमारे टारगेट मॉलिक्यूल से। एक बार फिर से दोहराता हूँ, इल्यूशन बाय कंपीटिंग मॉलिक्यूल में हम ऐसे मॉलिक्यूल को चुनते हैं जिसकी एफिनिटी इन लिगैंड के साथ, इन इमोबिलाइज्ड लिगैंड्स के साथ ज़्यादा हो हमारे टारगेट मॉलिक्यूल से। तो क्या होगा, जब भी ये मॉलिक्यूल्स जिनको हम कंपीटिंग मॉलिक्यूल कहते हैं इस कॉलम के थ्रू पास होगी, तो ये जो कंपीटिंग मॉलिक्यूल है ये लिगैंड के साथ बाइंड हो जाएंगे, और जो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है इन लिगैंड से अलग हो जाएगा, क्योंकि हमारे लिगैंड की एफिनिटी इनके निस्बत कम है। तो वही हुआ, आप देखना यहाँ पर देखो, ये जो कंपीटिंग मॉलिक्यूल है इनकी एफिनिटी लिगैंड के साथ ज़्यादा था, तो ये इनके साथ बाइंड हो गया, और हमारे जो टारगेट मॉलिक्यूल थे उनकी एफिनिटी इनके निस्बत कम था, तो वो बाहर आ गए, इल्यूट हो गए। तो ये जो मॉलिक्यूल्स जो हमें चाहिए था वो अलग हो गए, इल्यूट हो गए। तो इस कस्म की इल्यूशन को कहते हैं बच्चों इल्यूशन बाय कंपीटिंग मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ पर जो कंपीटिंग मॉलिक्यूल है वो स्पेसिफिकली बाइंड होती है लिगैंड के साथ, इसीलिए हम इसको स्पेसिफिक इल्यूशन कहते हैं। ठीक है, ओके। अब एक और तरीका है स्पेसिफिक इल्यूशन का, वो है बच्चों इल्यूशन बाय कंपीटिंग लिगैंड। अब इस बार इल्यूशन बाय कंपीटिंग मॉलिक्यूल नहीं है, जैसे यहाँ पर मॉलिक्यूल था, इस बार इल्यूशन बाय कंपीटिंग लिगैंड है। इस बार हमको लिगैंड चुनना है, हमको एक ऐसा लिगैंड चुनना है। तो लिगैंड भी एक किस्म का मॉलिक्यूल्स ही होता है, लेकिन चूंकि ये हमारे टारगेट मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होगी इसलिए हम इसको लिगैंड कहते हैं। आपको पहले भी बताया कि लिगैंड उस मॉलिक्यूल को कहते हैं जो हमारे बायोमॉलिक्यूल को टारगेट मॉलिक्यूल्स के साथ, यानी हमारे बायोमॉलिक्यूल्स या टारगेट मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड होती है, उसको हम लिगैंड कहते हैं। तो इस बार हम एक लिगैंड चुनेंगे। ठीक है, यानी कैसा लिगैंड, एक ऐसा लिगैंड जिसकी एफिनिटी हमारे टारगेट मॉलिक्यूल के साथ, क्योंकि लिगैंड तो टारगेट मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होनी है, यानी ऐसा लिगैंड चुनना है जिसकी एफिनिटी हमारे टारगेट मॉलिक्यूल के साथ ज़्यादा हो, ठीक, इन इमोबिलाइज्ड लिगैंड से। ठीक है, यानी इमोबिलाइज्ड लिगैंड और हमारे टारगेट मॉलिक्यूल के दरमियान जो एफिनिटी थी, तभी तो ये इनके साथ बाइंड हुआ, उस एफिनिटी से ज़्यादा एफिनिटी होगा हमारे टारगेट मॉलिक्यूल का इन लिगैंड के साथ, जो फ्री लिगैंड्स हमने यूज़ करनी है। यानी मैं फिर से एक बार दोहराता हूँ, हमें एक ऐसा लिगैंड चुनना है जिसकी एफिनिटी हमारे टारगेट मॉलिक्यूल के साथ ज़्यादा हो, ठीक,
तो ऐसा होने से क्या होता है, फिर जब भी इन फ्री लाइगेंड्स को हम कॉलम के थ्रू पास करेंगे तो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल इन इमोबिलाइज्ड लाइगेंड को छोड़ेंगे और बाइंड होगी इन फ्री लाइगेंड्स के साथ। क्यों? क्योंकि टारगेट मॉलिक्यूल का एफिनिटी फ्री लाइगेंड्स के साथ ज़्यादा है, इसलिए इनको छोड़ेगा। इनको छोड़कर अब ये टारगेट मॉलिक्यूल किसके साथ बाइंड होगी? फ्री लाइगेंड्स के साथ, जैसे आप यहाँ जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ना। देखो, ये जो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल पहले इन इमोबिलाइज्ड लाइगेंड के साथ बाइंड थी, उनको छोड़ दिया, बाइंड हो गया अब इन फ्री लाइगेंड्स के साथ, जिनकी एफिनिटी टारगेट मॉलिक्यूल के साथ ज़्यादा थी। तो ये इल्यूड होगा, ये नीचे हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि इस कस्म के इल्यूशन, जिसको हम इल्यूशन बाय कंपीटिंग लाइगेंड कहते हैं, क्या हो गया, जो फ्री लाइगेंड्स हमने यूज़ किया उनके साथ टारगेट मॉलिक्यूल बाइंड हो गया और यहाँ पर इल्यूड हो गए। और साथ साथ में कुछ फ्री लाइगेंड्स भी है जिनके साथ अभी कोई टारगेट मॉलिक्यूल बाइंड नहीं हुआ। ऐसा हुआ, ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो फ्री लाइगेंड्स की तादाद थी वो टारगेट मॉलिक्यूल से ज़्यादा थी। अगर ये बराबर होता तो सब बाइंड होते, क्योंकि फ्री लाइगेंड्स ज़्यादा थी, टारगेट मॉलिक्यूल कम था, तो यहाँ कुछ लाइगेंड्स जो है वो यहाँ पर फ्री रह गया है। जैसे यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ये फ्री लाइगेंड्स है, ये है ना। तो बाउंड लाइगेंड्स जो टारगेट मॉलिक्यूल के साथ बाउंड है, अलॉन्ग विथ फ्री लाइगेंड्स हम इल्यूड कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर एक सवाल आपके दिमाग में आ सकता है कि ये जो टारगेट मॉलिक्यूल है इसके साथ तो एक और मॉलिक्यूल जुड़ गया, ये खुद अलग से सेपरेट नहीं हुआ, प्योर फॉर्म में सेपरेट नहीं हुआ। तो इनका सेपरेशन बहुत आसान है बच्चों। ये जो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है किसी लाइगेंड के साथ अभी फिक्स है, तो ये लाइगेंड और ये टारगेट मॉलिक्यूल अलग कर सकते हैं एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं डायलिसिस। तो डायलिसिस एक और तरीका होता है जिसके ज़रिए हम अपने टारगेट मॉलिक्यूल्स को इन लाइगेंड से फ्री करा सकते हैं। तो इस तरह से हमें प्योर फॉर्म में अपने टारगेट मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर इल्यूशन बाय कंपीटिंग लाइगेंड और इल्यूशन बाय कंपीटिंग मॉलिक्यूल दोनों में स्पेसिफिसिटी है। ठीक है। एक में मॉलिक्यूल की स्पेसिफिसिटी थी लाइगेंड के साथ, दूसरे में लाइगेंड की स्पेसिफिसिटी थी हमारे टारगेट मॉलिक्यूल के साथ। तो इसलिए इन दोनों को हम स्पेसिफिक इल्यूशन कहते हैं। इल्यूशन बाय कंपीटिंग लाइगेंड एंड इल्यूशन बाय कंपीटिंग मॉलिक्यूल बोथ आर स्पेसिफिक इल्यूशंस। ठीक है बच्चों, ये आपने समझ लिया है। अब एक और तरीका है जिसको हम कहते थे नॉन स्पेसिफिक इल्यूशन। ठीक है। तो एक इल्यूशन का तरीका है बच्चों नॉन स्पेसिफिक इल्यूशन। तो नॉन स्पेसिफिक इल्यूशन में यहाँ स्पेसिफिक नहीं है, ये किसी एक मॉलिक्यूल के साथ स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है। ये सब के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं, यहाँ हम या तो pH चेंज करते हैं या तो आयोनिक स्ट्रेंथ चेंज करते हैं। आयोनिक स्ट्रेंथ चेंज करके या pH चेंज करके हम इन टारगेट मॉलिक्यूल्स का और इन लाइगेंड्स के बीच के जो इंटरेक्शन है उसको कमज़ोर कर सकते हैं, वीक कर सकते हैं। तो बाय चेंजिंग pH और आयोनिक स्ट्रेंथ वी कैन चेंज द इंटरेक्शन या वी कैन वीक इन द इंटरेक्शन। हम इंटरेक्शन को वीक करेंगे। किस और किसके दरमियान इंटरेक्शन को वीक करेंगे? टारगेट मॉलिक्यूल और इन लाइगेंड के दरमियान जो इंटरेक्शन थी, जिनके ज़रिए आपस में बाइंड थी, उस इंटरेक्शन को हम वीक करेंगे। जब वो वीक करेंगे तो नेचुरली वो टारगेट मॉलिक्यूल्स बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पर pH चेंज करना, आयोनिक स्ट्रेंथ चेंज करना किसी मॉलिक्यूल के साथ स्पेसिफिक नहीं है, इसीलिए हम इसको नॉन स्पेसिफिक इल्यूशन कहते हैं। तो इन केस ऑफ नॉन स्पेसिफिक इल्यूशन वी कैन इल्यूड द टारगेट मॉलिक्यूल बाय चेंजिंग द pH और चेंजिंग द आयोनिक स्ट्रेंथ। इस पूरे प्रोसेस को जो अब तक हमने डिस्कस की है उसको आप समराइज़ करते हैं बच्चों। तो इस एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के प्रोसेस के 4 मेन स्टेप्स हैं। एक इक्विलिब्रेशन, एक है सैंपल एप्लीकेशन, एक इल्यूशन और एक री इक्विलिब्रेशन। तो इक्विलिब्रेशन में क्या करते हैं? इक्विलिब्रेशन में जो इमोबिलाइज्ड लाइगेंड्स हैं वो बाउंड जो होते हैं सॉलिड मैट्रिक्स के साथ, उस इमोबिलाइज्ड लाइगेंड को तैयार करते हैं बाइंडिंग के लिए किसके साथ? टारगेट मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है। उस कंडीशन को हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं।
दूसरा है बच्चों, सैंपल एप्लीकेशन के दौरान क्या करते हैं, जो टारगेट मॉलिक्यूल्स हैं वो बाइंड होती है विद द लाइगेंड, और जो अनबाउंड मॉलिक्यूल्स है, जो अनवांटेड मॉलिक्यूल्स है, वो वाश होते हैं। इल्यूशन के दौरान क्या होती है, इल्यूशन के दौरान जो टारगेट मॉलिक्यूल्स है उसको हम इल्यूट करते हैं, या स्पेसिफिकली बाय यूजिंग कंपीटिंग मॉलिक्यूल या कंपीटिंग लाइगेंड, और नॉन स्पेसिफिकली बाय अल्टरिंग द पीएच या बफर कंपोजिशन या आयोनिक स्ट्रेंथ, हम चेंज करके उनको इल्यूट कर सकते हैं। इसको हम नॉन स्पेसिफिक इल्यूशन कहते हैं। जब हमें टारगेट मॉलिक्यूल्स हासिल हुए तो इस कॉलम को दोबारा से यूज़ करने के लिए हम कॉलम को री इक्विलिब्रेट करते हैं, इसको कहते हैं हम री इक्विलिब्रेशन। तो इसमें क्या करते हैं, वॉश करते हैं टू वॉश आउट द टाइटली बाउंड मॉलिक्यूल्स बाय यूजिंग बाइंडिंग बफर। इससे क्या होती है, जो एफिनिटी सिस्टम है, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी है, वो अवेलेबल होंगे फॉर नेक्स्ट रन विथ फुल कैपेसिटी। तो ये था बच्चों ओवरऑल प्रोसेस। इंशाल्लाह बात अब आज यहीं रखते हैं। कल इंशाल्लाह एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं और उसकी एप्लीकेशन कल इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तब तक फ़ी अमानिल्लाह, खुदा हाफिज़।